नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। लोकसभा चुनाव के लिए बना विपक्षी गठबंधन अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, क्योंकि 2024 चुनाव में जीत का ख्वाब सजाए बैठे विपक्षी गठबंधन को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से झटका दे दिया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जिन विपक्षी नेताओं के भरोसे विपक्षी गठबंधन बनाया गया था वो नेता ही अब एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं और विपक्षी गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है और उस पर विपक्ष को एक के बाद एक झटका उसके अपने ही दे रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला और ममता बनर्जी ने क्या झटका दिया है विपक्षी गठबंधन को, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ममता बनर्जी ने दिया विपक्ष को झटका। लोकसभा चुनाव से पहले हो गया खेला, विपक्षी गठबंधन में मची मारधाड़। लेफ्ट को ममता ने दिखाई औकात। जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए एक मंच पर आकर बीजेपी को हराने की प्लानिंग में जुटा हुआ है, तो वहीं उसमें आपसी विरोध के सुर भी तेजी से पनप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दल के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जोरदार हमला किया है और कहा है कि बंगाल में कोई लेफ्ट है ही नहीं। लेफ्ट पार्टी के लोगों की टीएमसी के साथ बैठने की औकात तक नहीं है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ समीकरण बैठाने पर बात करते हुए घोष ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इंडिया गठबंधन देश में लड़ेगा और टीएमसी बंगाल में बीजेपी विरोधी अभियान का नेतृत्व करेगी। हमने 2021 में बीजेपी को हराया, सीपीआईएम और कांग्रेस को 0 मिला। उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट बांटने की सिर्फ कोशिश की। सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला ममता बनर्जी ही करेंगी, यहां कोई लेफ्ट नहीं है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि टीएमसी के साथ बैठने की औकात भी लेफ्ट लोगों की नहीं है। इससे पहले दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया। बैठक के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि राजीव रंजन यानी ललन सिंह के इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश कुमार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइडियाज हैं। वहीं जेडीयू के कुछ सदस्य दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर नारा लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। यह बैठक दिल्ली में महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन बैठक के कुछ ही दिनों बाद हुई। जेडीयू अब राज्य गठबंधन का समीकरण बैठाने को लेकर कांग्रेस के साथ गहन बातचीत करेगा। जेडीयू के कई नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लीड करें, जबकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संभावित पीएम उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए गए, जिन पर लिखा था कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। हालांकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी को समारोह के लिए अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया। अब इन सबके बीच में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और उनमें से एक है कि लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसा रहेगा। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तो चर्चाएं चल ही रही हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों में भी अभी से टकराव और विवाद की खबरें सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र में खुलकर ये लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है, जो अब सबके सामने है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो अपने राज्य में अकेले लड़ेंगी, यानी कांग्रेस और लेफ्ट को सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी में दबदबा भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश लगातार इसके साफ तौर पर संकेत भी दे रहे हैं।
बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों को लेकर सहमति बनाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई, लेकिन ये कैसे होगा, ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। पंजाब, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी तक में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा है और अलायंस में शामिल पार्टियों के स्थानीय नेताओं में टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पहले राज्य स्तर पर सीटों का मसला सुलझाने की कोशिश होगी, वहां बात नहीं बन पाई तब इसे दिल्ली में सुलझाया जाएगा। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां दिक्कत है वहां समस्या कैसे सुलझाना है ये बाद में तय किया जाएगा। अब डेडलाइन में सिर्फ एक दिन ही बाकी है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहां इस बात को लेकर चर्चा है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दल यानी कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। राज्य में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से 23 सीटों की मांग की जा रही है। इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है। हालांकि अलायंस में शामिल कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रही है। अलायंस में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी आएगी। हर कोई अपना हिस्सा चाहता है, कोई भी हिस्सा छोड़ने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा के बीच टकराव साफ तौर पर देखा गया। शिवसेना उद्धव गुट ने राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सीधे तौर पर 23 सीटों पर दावा ठोक दिया और कहा कि पश्चिम मुंबई सीट को लेकर अभी तक शिवसेना और कांग्रेस के बीच चर्चा नहीं हुई, इसलिए भले ही अभी कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम इस पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और फैसला भी लेंगे। राउत ने कहा कि ठाकरे की शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राउत ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा है उन पर दावेदारी कायम रहेगी। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस को हमें ये नहीं बताना चाहिए कि शिवसेना अलग हुई है या नहीं। भले ही विधायक और सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जनता ही उन्हें चुनती है। 23 सीटों पर शिवसेना ने स्थायी रूप से चुनाव लड़ा है और उसमें से 18 पर शिवसेना के उम्मीदवार हैं। अब भले ही कुछ सांसदों ने शिवसेना छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने मजबूती से कहा है कि शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने 23 सीटों पर शिवसेना के दावे पर आपत्ति जताई। निरुपम ने कहा कि अगर शिवसेना 23 सीटों का दावा करती है तो फिर यह भी बता दे कि हमें कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी एक साथ आते हैं तो गठबंधन की संभावना है। अगर महाविकास अघाड़ी का कोई घटक दल ज्यादा सीटों पर जोर देगा तो नुकसान की संभावना है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने यह भी कहा कि शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे अब काफी कमजोर हो गई है। 23 सीटें देने का सवाल ही नहीं उठ रहा। उन्होंने पूछा कि वो 23 सीटों का करेंगे क्या। उनके सारे नेता तो चले गए हैं, उनके यानी उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार कहां हैं। अब कोई नहीं जानता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास कितने वोटर हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के पास कितने वोटर हैं। हमारे पास भी नेता, कार्यकर्ता और वोटर हैं। एक दूसरे की कमियों को पूरा करके और एक दूसरे को साथ लेकर हम मजबूत होकर सामने आएंगे और बीजेपी को रोकेंगे। अगर हमें बीजेपी को रोकना है तो आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा। निरुपम ने सलाह दी है कि निश्चित रूप से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सभी दलों को समझौता करना होगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा का कहना है कि शिवसेना के ज्यादातर सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं और कांग्रेस अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि हम महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुकुल वासनिक के नेतृत्व में एकत्र हुए हैं। जो चर्चाएं हुई हैं उन पर आलाकमान निर्णय लेगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। सीटों का बंटवारा योग्यता के आधार पर होगा। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है, यानी कुछ महीने का वक्त ही अब बाकी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर कर दी। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि इंडिया अलायंस पूरे देश में होगा। बंगाल में टीएमसी लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। बंगाल में केवल टीएमसी ही बीजेपी को सबक सिखा सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। वो उत्तर 24 परगना में एक सभा को संबोधित कर रही थी। ममता के इस बयान से साफ है कि वो ज्यादा समझौते करने के मूड में बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है। ममता का बयान भी बताता है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस को स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि बंगाल में उनका जनाधार बिल्कुल नहीं है। चुनावी लड़ाई सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच होने वाली है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि इंडिया अलायंस देश भर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन न होने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नाराज हैं। अखिलेश यादव ने यूपी की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में यहां तक स्पष्ट कर दिया था कि अगर कांग्रेस उन्हें सीटें देने को तैयार नहीं हुई तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है। हालांकि बाद में अखिलेश दिल्ली की बैठक में गए और अपनी बात को भी रखा। जानकारों का मानना है कि बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव यूपी में अपनी पार्टी और गठबंधन में शामिल बाकी दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला लेकर आए। उनका कहना है कि अलायंस में शामिल पार्टियां अपनी ताकत और हैसियत के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सीटें ले, न कि सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए सीटें मांगे। अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि सीट बंटवारे का एकमात्र फॉर्मूला जीत की गारंटी होनी चाहिए, यानी जो उम्मीदवार जीतने की ताकत और हैसियत रखता है उसे टिकट मिलना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का ही क्यों ना हो। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश की सभी यानी 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का फॉर्मूला उनका पीडीए तैयार कर रहा है, जो कि इंडिया अलायंस के बैनर तले लड़ा जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे में अपना नेतृत्व चाहते हैं, यानी उनकी अगुवाई में ही घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बने। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी के झटके के बाद आगे विपक्षी गठबंधन क्या प्लान बनाता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।